यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 127 तक कवर हो गया था। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 133 तक कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आपके पास यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 230 वोल्ट को क्या कर रहा है, राइज अप करके 460 वोल्ट बना दे रहा है। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 ओम और प्राइमरी रिएक्टेंस भी आपका दिया हुआ है 0.5 ओम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर द सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी के लिए भी दिया हुआ है, R1 का वैल्यू दिया हुआ है और R2 का वैल्यू और X2 का वैल्यू दिया हुआ है। आगे बोलते हैं टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द सेकेंडरी व्हेन सप्लाइंग 10 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। देखिए इस क्वेश्चन पे आने से पहले भाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग। अभी जैसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ, ओके, और मेरा यही मोटिव रहता है भाई कि आप एमसीक्यूज यहाँ पे लगा रहे हैं ना, तो साथ साथ में आपका पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर का रिवीजन हो जाए। ओके, तो हम लोग को पता है भाई कि ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर को अब एक तरीके से स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। या फिर कहिए मशीन में आप कोई भी मशीन पढ़िए, ठीक है, फिर चाहे सिंक्रोनस मशीन पढ़िए, सिंक्रोनस मशीन में आप जनरेटर पढ़िए या फिर मोटर पढ़िए, इंडक्शन मशीन में आप मोटर पढ़िए या फिर जनरेटर पढ़िए, सबके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो जब आप ट्रांसफार्मर पढ़िएगा तो इसमें आपका 3 तरीके का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा। एक तो हो गया आपका इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जैसे प्राइमरी है तो प्राइमरी वाइंडिंग के चलते लीकेज आएगा, ये रिएक्टेंस आएगा और ये आपका वाइंडिंग के चलते रेजिस्टेंस आएगा। ये X1 हो गया, ये R1 हो गया। कोर के चलते हम लोगों ने इस तरीके से दिखा दिया है ना, और ये मेरा यहाँ पे वाइंडिंग था, वाइंडिंग को मैंने दिखा दिया। अब कोर को ऐसे ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अपने आप में कॉन्सेप्चुअल चीज़ है भाई, ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इस साइड में मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। इस वाइंडिंग के चलते आपका रेजिस्टेंस आएगा जिसको R2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीकेज फ्लक्स इधर भी होगा तो इसको हम लोग X2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग लोड लगाएंगे, जिस साइड लोड लगाएंगे वो मेरा सेकेंडरी होगा, जिस साइड में हम लोग इनपुट कनेक्ट करेंगे वो मेरा प्राइमरी होगा। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अब देखिए दूसरा जो बनता है, जब आप रेफर्ड वैल्यू पढ़ लेंगे, रेफर्ड वैल्यू का मतलब क्या कि हम लोग या तो प्राइमरी के सारे पैरामीटर को क्या करते हैं, सेकेंडरी साइड में सेंड कर दे तो एक सिंगल सर्किट बन जाएगा मेरा, या फिर कहिए हम लोग सेकेंडरी साइड के सारे पैरामीटर को क्या करते हैं इधर प्राइमरी साइड में भेज दें तो भी मेरा एक ही सिंगल सर्किट बनेगा। यानी रेफर्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट गेन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 नेटवर्क बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो ये 2 सर्किट को हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब आप वो पढ़िएगा तो वहां पे आपका फिर से एक बनेगा। ओके, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया। इसके बाद जब आप रेफर्ड करके बनाएंगे तो ये होता है एग्जैक्ट, ठीक है। फिर इसी को भी किसी बुक में आपका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बोल देगा भाई, ठीक है, एग्जैक्ट, ओके, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर। फिर चाहे प्राइमरी में भेज दीजिए पूरे पैरामीटर को सेकेंडरी वाले को, या फिर प्राइमरी वाले को सेकेंडरी साइड में भेज दीजिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए। उसके बाद हम लोग का होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है भाई, जैसे अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने मान लिया सेकेंडरी साइड के पैरामीटर को पूरा का पूरा आपने यहाँ पे प्राइमरी में भेज दिया है ना, तो जब आप भेजेंगे तो इधर क्या होगा, ये मेरा हो गया R1, ये हो गया मेरा X1, यहाँ पे मेरा क्या एक तरीके से कोर है, ठीक है, कोर को दिखा दिया। और क्योंकि हम लोग R2 X2 को कैसे भेज रहे हैं, एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का सहारा लेकर के। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या था मेरा, N1/N2 इक्वल टू I2/I1 इक्वल टू E1/E2 इक्वल टू फिर क्या V1/V2 इक्वल टू K, है ना। इसी का सहारा लेकर के क्या करते हैं हम लोग, R2 को इस साइड भेजते हैं, X2 को इस साइड भेजते हैं। और मैंने आपको बताया था ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए अप्लाई करते हैं। तो इतना दूर जो है मेरा
इतना दूर जो है मेरा भाई ये क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंसिडर करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रिएक्टेंस नहीं, इनमें कोई भी लॉसेस नहीं है। तो ओवरऑल जब आप सेकेंडरी को इधर रेफर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा मेरा, इसको बोलते हैं R2 डैश। R2 डैश का वैल्यू होता है R2 इंटू, ये हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाई N2 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से रिएक्टेंस भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका X2 डैश, और ये हो जाएगा आपका X2 इंटू N1 डिवाइडेड बाई N2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्योंकि आपने यहाँ से इन सबको उठा के यहाँ पे भेज दिया, तो वोल्ट ये E2 है, इसको भी भेजते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे जो V2 उसको भी भेजते हैं, ठीक है। अभी बस मैं आपको ओवरऑल एक रिवीजन डाल रहा हूँ। हेलो सर, मेरा नाम और मंडल है, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए ना। ये जो कोर्स आपने दिया है ना, वो परचेज करना चाहता हूँ। भाई मैं आपको 10 बजे के बाद कॉल करूँ, 10 बजे रात में कॉल करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ मैं। ओके, हाँ, ओके। तो ओवरऑल भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को नहीं भेजते, यहाँ पे जो E2 है इसको भी भेजेंगे, यहाँ पे V2 बन रहा है इसको भी भेजते हैं, सारी चीज़ को हम लोग प्राइमरी साइड में भेजते हैं। तो ओवरऑल देखिए, इधर से जो भी आप भेजिएगा सब यहीं पे आके रहेगा, ठीक है। इसके आगे क्या है फिर मेरा वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये मैंने दिखा दिया। उसके आगे कोर का रिप्रेजेंटेशन था, कोर को रिप्रेजेंट कर दिया। इधर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग बचा, तो इधर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब जो है मेरा ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक पूरा पैरामीटर ट्रांसफार्मर का एक सिंगल सर्किट में आ चुका भाई। ओके, अब देखिए हम लोग क्या एज्यूम करते हैं भाई कि यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी देखेंगे अगर तो ये वाला पूरा ब्रांच और ये वाला पूरा ब्रांच क्या है आपस में पैरेलल में, क्योंकि इधर से जो करंट जाएगा, ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे आती दो पार्ट में टूटेगा, इधर आ जाएगा I0 यानी नो लोड करंट, और इधर चला जाएगा आपका I1 डैश। तो ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है इसको एक तरीके से नेग्लेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। और नेग्लेक्ट मान ले रहे हैं यानी यहाँ पे कोई ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल क्या करेंगे, इसको उठा करके हम लोग इसके आगे लगा देंगे। और इसको अगर आपने उठा करके, इसको यहीं पे मिटा देता हूँ, यहाँ से हटा करके हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे लगा देते हैं भाई यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जैसे ही आप लगाइएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अब जो है ये रेजिस्टेंस और ये वाला रिएक्टेंस या फिर रेजिस्टेंस जो भी बोलिए, ये सब आपस में सीरीज में हो जाएगा। तो ये सर्किट मेरा और एक तरीके से छोटा हो जाएगा। R1 और R2 डैश मिलकर के क्या बन जाएगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे R इक्विवेलेंट वन, यानी प्राइमरी साइड का टोटल R इक्विवेलेंट। और इधर आपका X इक्विवेलेंट यानी X1 प्लस X2 डैश का जो वैल्यू होगा इसको X इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्लियर हुआ, प्राइमरी साइड का। इधर अपना कोर का दिखा देना, और इधर आपका फिर वैसा बाइंडिंग है, वैसे का वैसे ही रहता। तो ओवरऑल भाई ट्रांसफार्मर में बहुत सारे सर्किट्स बनेंगे, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, एक हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, एक हो गया आपका रेफर्ड करके, और एक हो गया आपका अप्रॉक्सीमेट करके, यानी यहाँ से हम लोगों ने हटा दिया। यही सेम चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर इस साइड में भेज सकते, सेकेंडरी साइड में भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। X1 को भेज दीजिए, R1 को भेज दीजिए, ये जो आपका कोर दिखाया गया कोर को भी हम लोग भेज देते हैं। ओके, फिर उस साइड में भी अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। तो ओवरऑल ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, और ये सब नहीं आता है, रेफर्ड वैल्यू नहीं आता है, या फिर कैसे हम लोग वोल्टेज को भेजते हैं, करंट को कैसे भेजते हैं, तो भाई पेड क्लासेस फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, कॉन्सेप्चुअल सीखना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है, प्राइमरी का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस दिया, सेकेंडरी का भी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द सेकेंडरी साइड। आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी साइड में जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा, कहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है आपको पता है, इंटरनल इंपेडेंस के अंदर, है ना। तो जिस साइड में पूछे, जैसे यहाँ पे सेकेंडरी साइड के बारे में पूछ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी साइड का पूरा पैरामीटर क्या कर दे रहा हूँ, सेकेंडरी साइड में भेज दे रहा हूँ भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि कोर के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, तो कोर को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, अवॉइड करेंगे। तो ओवरऑल ये मेरा प्राइमरी साइड हो गया। प्राइमरी साइड से मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस उठा के यहाँ पे ला दिया। ये क्या हो जाएगा, R1 डैश हो जाएगा, इसका सीरीज में आपका R2 रहेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे मान लेते हैं X1 डैश, इन उधर से उठा के भेज दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा। ओके, और ओवरऑल यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड है, इस लोड का जो पावर फैक्टर है cos फाई कितना है, 0.8 लैगिंग है। ओके, लैगिंग है मीन्स इसके अंदर R होगा और L होगा। और ये जो बोल रहा है I2, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये आपका 10 एम्पियर है। क्लियर हुआ। तो
तो ओवरऑल आपसे क्या पूछा है, द वोल्टेज ड्रॉप इन द सेकेंडरी व्हेन सप्लाइंग 10 एम्पियर, यानी इसमें कितना ड्रॉप होगा, ये पूरे यहाँ पे सबको मिलाने के बाद एक इम्पिडेंस बनेगा, इस इम्पिडेंस में कितना ड्रॉप होगा ये आपको बताना है एक तरीके से भाई, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूँ, सेकेंडरी साइड का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये हो जाएगा R2 प्लस इधर से हम लोग R1 डैश का वैल्यू डालते हैं, तो R1 ये क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से X इक्विवेलेंट टोटल रिएक्टेंस कितना हो गया इधर, X2 प्लस X1 डैश का वैल्यू X1 और ये हो जाएगा आपका N2 अपॉन N1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर होता है। तो ओवरऑल देखिए वैल्यू जब आप पुट कीजिएगा, R2 का वैल्यू आपका दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है 0.75 प्लस R1 का वैल्यू दिया हुआ था भाई आपके क्वेश्चन में, ये है आपका 0.2 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1, तो हम लोग को पता ऑलरेडी N2 डिवाइडेड बाय N1 मस्ट भी इक्वल टू क्या होगा, V2 डिवाइडेड बाय V1, है ना। तो V2 डिवाइडेड बाय V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V2 मेरा कितना 460, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 460 डिवाइडेड बाय 230, इसको काटिएगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे N2 डिवाइड N1 का वैल्यू डालना, तो कितना हो जाएगा आपका 2/1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे सीधे सीधे 2/1 का स्क्वायर कर देंगे। तो और उसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा भाई, आपके लिए मैंने सॉल्यूशन किया हुआ ऑलरेडी, फटाफट बता देता हूँ। ओके देखिए जो आपका भाई R इक्विवेलेंट आएगा ये आ जाएगा 1.55 ओम, और इसका अगर देखें तो x2 का वैल्यू कितना है आपका 1.8 प्लस x1 कितना है मेरा 0.5 है, इसका कितना हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3.8 ओम, यानी इस पूरे यहाँ पे इन सभी को भाई मैं मिटा करके मैं क्या कर सकता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा और एक रिएक्टेंस लगा दूंगा। इसका वैल्यू है मेरा 1.55 ओम और इसका वैल्यू है मेरा 3.8 ओम, ठीक है। तो इसको अगर लिखना हो स्टैंडर्ड वे में तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इम्पिडेंस इक्वल टू क्या होता है R प्लस JXL लिखते हैं ना, ऐसे समझ में आया। तो ओवरऑल इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो टोटल इम्पिडेंस होगा इनके चलते ये क्या हो जाएगा, R कितना है मेरा 1.55, ठीक है, प्लस J 3.8 ओम, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पे पूछा वोल्टेज ड्रॉप, तो ओवरऑल यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है पूरा I2 है, I2 का वैल्यू दिया हुआ 10 एम्पियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट हो जाइए, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, फेजर अलजेब्रा वाला। हम लोगों ने भाई जैसे अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूँ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना इस तरीके से नो लोड वाला केस, है ना, और यहाँ पे हम लोगों ने कोर को दिखाया था, तो आपको याद होगा भाई कि जैसे मान लेते हैं ट्रांसफार्मर नो लोड पे है, यानी इधर कोई लोड नहीं है, इसका मतलब इधर से करंट मेरा क्या आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ I0, नो लोड करंट। तो नो लोड करंट का भाई यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर रेजिस्टेंस से जा रहा है, ये जो करंट है इसका दो कंपोनेंट होता है, एक तो एक्टिव कंपोनेंट और एक आपका मतलब एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो इसको हम लोग इसका एक्टिव कंपोनेंट किसको बोल रहे थे, I0 cos फाई, है ना, ये आपका क्या है रियल पार्ट है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है I0 sin फाई, याद होगा आपको। तो ये जो RC है, क्योंकि यहाँ पे भाई रियल पावर एक तरीके से कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे आपका कौन सा कंपोनेंट आता है, एक्टिव कंपोनेंट आता है I0 cos फाई, और इधर क्या आएगा आपका, इधर XM है यानी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, यानी I0 sin फाई आएगा। यानी हर एक पैरामीटर का, जैसे वोल्टेज हो गया, फिर करंट हो गया भाई, या फिर इम्पिडेंस हो गया, सबका क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है। जैसे मैंने इम्पिडेंस को लिखा ना वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो क्या है आपका R प्लस JXL, इसका मतलब क्या है, ये रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये किस में है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, या फिर इसी को रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। इसको हम लोग अगर पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, एंगल होता है यहाँ पे tan इनवर्स, ये हो जाएगा XL डिवाइडेड बाय R, समझ में आया। तो ओवरऑल एक मैग्नीट्यूड मिलेगा और एक आपको यहाँ पे एंगल मिलेगा। तो ये जो करंट है, ये जो 10 एम्पीयर का करंट है भाई, आगे में कुछ नहीं एंगल, इसका मतलब क्या है, ये tan एंगल 0 पे है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इस करंट का दो कंपोनेंट होगा, एक आपका I0 cos फाई, एक आपका I0 मतलब एक I cos फाई, एक आपका I sin फाई।
है ना, इतना आपको पता होना चाहिए भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल। अब देखिए हम लोगों ने इसके पहले वाले सेशन में पूरा का पूरा फेजर डायग्राम पढ़ाया था। फेजर डायग्राम किस लिए पढ़ाया था? ताकि आपको वोल्टेज रेगुलेशन समझ में आ सके, और फेजर डायग्राम से ही हम लोग को समझ में आता है कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर हो क्या रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी साइड में दिखाऊं, यहाँ पे मान लेते मेरा वोल्टेज E2 है, यहाँ पे मेरा V2 है और यहाँ पे मेरा ड्रॉप है। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा फेजर डायग्राम बनाऊं, हम लोगों ने भाई यहाँ पे V2 को रेफरेंस ले लिया मान लेते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको पीछे होके बनाते हैं। V2 को मान लेते हैं मैंने रेफरेंस ले लिया, और अगर आप यहाँ पे KVL लगाएंगे तो E2 क्या होगा बताइए? E2 क्या होगा? ये वाला वोल्टेज ड्रॉप प्लस यहाँ पे जो वोल्टेज है V2 सबको जोड़ देंगे तो मेरे को E2 मिलेगा, क्योंकि E2 ही क्या है, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होने का जो बचा है वो आपको लोड के पास मिल रहा है। क्लियर हुआ? तो मैं कहूँगा कि E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा I, ठीक है, I इंटू जेड प्लस जो आपका V2 होगा, यही आप बोलेंगे ना, I इंटू जेड। इसको और ओपन करके लिखे भाई, बच्चे की तरह अगर लिख के दिखाऊं मैं आपको, ये हो जाएगा I2 इंटू यहाँ पे जो X इक्वलेंट आ रहा है वो प्लस I2 इंटू R इक्वलेंट जो हो रहा है वो प्लस आपका V2। ये आपका क्या होगा? E2 के बराबर होगा, है ना। तो हम लोगों ने V2 दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, और ये जो करंट फ्लो रहा है I2 भाई, क्योंकि लैगिंग लोड है तो करंट क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगल लैग करेगा, है ना। तो मान लेता है वोल्टेज है ये I2 मेरा क्या हो रहा है, थीटा डिग्री लैग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे को E2 दिखाना है, तो E2 क्या करना पड़ेगा मेरे को? सबसे पहले ये देखिए, ये वाला ये प्योर रेजिस्टिव लोड है, तो ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या होगा, करंट के फेज में होगा। ऐसे ये हो गया मेरा I2 इंटू R इक्वलेंट, ठीक है। उसके बाद ये वाला अगर ड्रॉप दिखाए तो ये, क्योंकि भाई रिएक्टेंस है ना, इंडक्टिव सर्किट है प्योर, तो ये क्या होगा, ऐसे 90 डिग्री ऐसे लीड करेगा, है ना। ये हो जाएगा मेरा I2 इंटू X इक्वलेंट, और ये वाला वोल्टेज V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 X2, ये टोटल मेरे को क्या मिल जाएगा, इसका फेजर सम कर देंगे तो यही मेरे को मिलेगा E2, याद होगा आपको, है ना। तो ओवरऑल देखिए मेरे को यहाँ पे ड्रॉप बताना है, ये वाला ड्रॉप बताना है, इसमें कितना ड्रॉप हुआ है ये आपको बताना है। नहीं, इसके लिए कितना ड्रॉप होगा, यहाँ पे लिखता हूँ वोल्टेज ड्रॉप, कौन सा है, यही ना, यही तो है वोल्टेज ड्रॉप मेरा, I2 इंटू X इक्वलेंट प्लस I2 इंटू R इक्वलेंट, यहीं पे ड्रॉप हो रहा है ना भाई। अब देखिए अभी फेजर डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है, ये प्योर रेजिस्टिव है। तो प्योर रेजिस्टिव कहने मतलब क्या है, यहाँ पे जो करंट होगा ये I2 होगा, लेकिन I2 का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये होगा I2 मीन्स 10, और ये हो जाएगा आपका cos phi 2 का वैल्यू दिया हुआ, जैसे भाई ये जो अभी जैसे मैंने बोला ना, देखिए ये जो I2 है ये है 10 एंगल 0, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल या फिर इसका पावर फैक्टर दिया हो ना ऑलरेडी, तो ओवरऑल देखिए ना I2 को अगर आप तोड़ेंगे तो एक के साथ दो कंपोनेंट, एक I2 cos phi 2 होगा और एक दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, I2 sin phi 2 होगा, समझ में आया। और ये दोनों को जब आप फेजर सम करेंगे तो आपको I2 के बराबर मिल जाएगा, एक एंगल आएगा इसका। तो ओवरऑल ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे cos phi 2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कितना है cos phi 2 का वैल्यू कितना है 0.8। अब मेरे को यहाँ पे sin phi 2, तो पहले phi 2 अगर मैं निकालूँ तो phi 2 क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ये हो जाएगा 0.8 और इसका वैल्यू आएगा 36 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है भाई। और फिर जब आप साइन और phi 2 का वैल्यू डालेंगे 36 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 से 8 आएगा समथिंग, इसका जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.6, क्लियर हुआ। तो साइन phi 2 का वैल्यू 0.6 है, cos phi 2 का वैल्यू आपका 0.8। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये प्योर इंडक्टिव ब्रांच है, तो यहाँ पे जो करंट होगा कौन सा होगा, I2 साइन phi 2 इंटू X इक्वलेंट, यहाँ पे कौन सा होगा, प्योर रेजिस्टेंस है, यानी I2 cos phi 2 यानी एक्टिव कंपोनेंट होगा करंट का इंटू R इक्वलेंट 2, ठीक है। I2 का वैल्यू 10 है, साइन phi 2 का वैल्यू भी जस्ट निकाला 0.6 इंटू X इक्वलेंट हम लोगों ने निकाल रखा ऑलरेडी, कितना है आपका X इक्वलेंट है 3.8, ये है आपका X इक्वलेंट 3.8 प्लस I2 कितना है 10, cos phi 2 कितना है 0.8 और इसका वैल्यू कितना है 1.55। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, जो ड्रॉप आएगा भाई ये आ जाएगा 35.2 वोल्ट, ओके, ये आ जाएगा 35.2 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ भाई,
यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है ये 35.5 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें, यानी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, ये जो वोल्टेज दिया हुआ रहता है ना 230 और ये 460, ये कौन सा वोल्टेज दिया रहता है? ये टर्मिनल वोल्टेज दिया रहता है, यहाँ का वोल्टेज दिया रहता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी साइड में कितना मिल रहा है? 460 वोल्ट मिल रहा है, और 460 वोल्ट और ये वाला ड्रॉप कितना हो रहा है? 35.5। तो अगर आप E2 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि E2 मेरा कितना है, यहाँ पे EMF कितना इंड्यूस्ड हुआ है टोटल, तो क्या हो जाएगा? E2 इक्वल टू क्या करेंगे, जो ड्रॉप हुआ है कितना है 35.5 प्लस जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है 460, तो इसको ऐड कर दीजिएगा तो ओवरऑल आपको यहाँ पे E2 मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है भाई, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट विल द वोल्टेज ड्रॉप इफ द पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग। देख अब क्या बोल दिया कि मेरा यहाँ पे सब चीज सेम है, बस मैंने पावर फैक्टर लीडिंग कर दिया है, ठीक है। अभी मेरा पावर फैक्टर क्या था? लैगिंग था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? पावर फैक्टर लीडिंग कर रहे हैं भाई। तो अगर आपको याद होगा फेजर डायग्राम कब, जब हम लोगों ने आरसी लोड कनेक्ट किया था ट्रांसफार्मर में, यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके और एक चीज आपको भाई समझना है, जो अभी हम लोगों ने आरएल लोड लिया ना, तो आरएल लोड कहने मतलब क्या, इसमें जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस आ रहा है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस के चलते जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और वही जो आपका दूसरा लोड है आरसी, तो वहां पे क्या आ रहा है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ रहा है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के चलते जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, दोनों में कैपेसिटिव रिएक्टेंस के चलते वोल्टेज ड्रॉप और इंडक्टिव रिएक्टेंस के चलते वोल्टेज ड्रॉप, इनमें क्या होता है? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता है हमेशा, ठीक है। देखिए ओवरऑल आपको समझाता हूं मैं। देखिए अगर मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊं, जैसे मान लेते भाई मेरे पास एक RLC सीरीज सर्किट है, ठीक है, और ये सीरीज में लगा हुआ है। ये यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा मान लेते हैं मेरा VL है इंडक्टर के क्रॉस, इसके क्रॉस मान लेते हैं VC है, और इसके क्रॉस मेरा क्या होगा? VR होगा। अब समझिए हम लोग जब इसका फेजर डायग्राम बनाएं, क्योंकि सीरीज सर्किट तो करंट सेम होगा, तो करंट को मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, ये I हो गया। तो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VR, ये क्या होगा? करंट के फेज में होगा, है ना। वही अगर आप यहाँ पे इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस करंट से क्या होगा? 90 डिग्री लीड करेगा, ये हो गया मेरा VL। और वही अगर आप इस कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस करंट से क्या होगा? 90 डिग्री लैग करेगा, है ना, ये VC। अब देखिए इनके बीच में क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में से, ठीक है, ये सर्किट क्या होगा? ये सर्किट क्या होगा? या तो ये RC की तरह बिहेव करेगा, या तो ये RL की तरह बिहेव करेगा। RC की तरह कब बिहेव करेगा? RC की तरह कब बिहेव करेगा? जब ये वाला वोल्टेज, ठीक है, बड़ा हो जाए किससे? VL से। तो ओवरऑल ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या होगा? आपका सिर्फ और सिर्फ VC ही बचेगा थोड़ा सा, है ना। और वही अगर आपका VL बड़ा है एज कम्पेयर टू VC से, तो ओवरऑल ये फिर क्या हो जाएगा? RL की तरह बिहेव करने लगेगा। डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर रहा है ना, तो कैंसिल आउट करने में जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो उसी तरीके से बिहेव करेगा, समझे। तो अभी हम लोग भाई ये RL लोड था, RL लोड वाला केस था। अब हम लोग कहाँ आ रहे हैं? RC वाले लोड पे आ रहे हैं, ठीक है। लीडिंग मतलब क्या? RC लोड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं, सब चीज़ सेम रहेगा आपका। तो यहाँ पे अगेन मैंने V2 को कॉन्स्टेंट ले लिया, मतलब एंगल ले लिया भाई 0 पे, रेफरेंस ले रखा है। तो इस बार जो करंट आएगा आपका I2, ये I2 कुछ ना कुछ लीड करेगा। और अगेन अगर भाई हम लोग यहाँ पे KVL लगाएं, तो भाई वही होगा, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 इक्वल टू V2 प्लस जो आपका ड्रॉप हो रहा है I2 इंटू X इक्वलेंट प्लस I2 इंटू R इक्वलेंट। समझ में आया? तो देखिए समझिए, ये है V2। अब मेरे को ये वाला ड्रॉप दिखाना है, तो ये वाला ड्रॉप क्या होगा? करंट के फेज में होगा ऐसे, ये हो जाएगा I2 इंटू RE2। ये वाला ड्रॉप दिखाना है, तो यहाँ से फिर ये 90 डिग्री लीड कर जाएगा ऐसे, I2 इंटू X इक्वलेंट। और ये वाला वोल्टेज V2, फिर I2 R2, फिर ये I2 X2। इनके जब फेजर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा I2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, भाई, इस बार जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, देखिए फर्स्ट केस में जो हम लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप लिखा था, क्या लिखा था? RL के केस में यहाँ पे लिखता हूँ, जब मेरा लोड RL था, तो यहाँ पे क्या था आपका?
I2 साइन फाई टू इंटू एक्स इक्वलेंट, ओके। और ये थोड़ा अरेंज करके लिखता हूँ भाई, ठीक है। हमेशा हम लोग रियल पार्ट को आगे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आर प्लस जे एक्स एल लिखते हैं ना, तो इस तरीके से आप पहले लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं, ठीक है। I2 इंटू कॉस फाई टू और ये हो जाएगा आपका आर इक्वलेंट, ठीक है, प्लस, ठीक है, ओके। तो ये मेरा RL के लोड में, RL के केस में था। अब हम लोग RC यानी यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे जब आप आएंगे भाई, तो I2 इंटू कॉस फाई टू इंटू आर इक्वलेंट, ये तो ऐसे वैसे रहेगा। लेकिन ये जो ड्रॉप था ये किसके कारण था, इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण था, समझ में आया। और यहाँ पे जो ये ड्रॉप आ रहा है I2 इंटू एक्स E2, ये किसके कारण आ रहा है, ये आ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण, समझ में आया। तो ओवरऑल ये जो ड्रॉप दिखाएंगे आपको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस था तो इसका जस्ट अपोजिट लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में हमेशा क्या होता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट चलता है भाई, ओके। तो इसको हम लोग दिखाएंगे I2 साइन फाई टू इंटू जो आपका यहाँ पे एक्स इक्वलेंट आया है, ओके, एक्स इक्वलेंट सेकेंडरी साइड का। तो लीडिंग के केस में यानी लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सब चीज़ सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस बार जब आप कैलकुलेट करेंगे तो I2 मेरा कितना है 10, पावर फैक्टर कितना है 0.8, आर इक्वलेंट कितना था ये 1.55 था, माइनस I2 कितना था 10, साइन फाई टू कितना था 0.6 और ये कितना था 3.8। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये नेगेटिव में चला जाएगा, 10.4 वोल्ट आएगा नेगेटिव में। और नेगेटिव में क्यों आ रहा है, इसका रीज़न मैंने आपको समझाया था उस दिन भाई, क्योंकि मेरा पावर फैक्टर इंप्रूव है। देखिए यहाँ पे इसका आ जाएगा नेगेटिव 10.4 वोल्ट, ओके। और लास्ट वाले सेशन में भाई मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। ये सब हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने उन सब लेक्चर को स्किप कर दिया होगा तो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा ये सब, ओके। क्लियर हुआ। आप एक बार लेक्चर जा कर के देखिए और वहाँ पे सोचिएगा कि यहाँ पे नेगेटिव ड्रॉप क्यों आ रहा है, फिर नेगेटिव का क्या मतलब है। एक तरीके से लीडिंग के केस में आपका जो वोल्टेज होता है टर्मिनल वोल्टेज, वो क्या हो रहा था, नो लोड वोल्टेज से इंक्रीज हो जा रहा था, समझे। तो ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 130। ये सबको मैं मिटा देता हूँ। और जब आप वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कैलकुलेशन के साथ विथ फेजर डायग्राम, वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। फार्मूला में वहाँ पे भी आपको नेगेटिव दिखेगा। एक्चुअली जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो होगा ना, वहाँ पे प्लस माइनस लगता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में इधर हो गया I2 इंटू R2 कॉस फाई टू, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस लगता है। प्लस कब लगेगा, जब आपका लैगिंग लोड होगा, और नेगेटिव कब लगता है, जब आपका लीडिंग होता है, ओके। और जो फेजर डायग्राम आपने बनाया ना, जो RL लोड था, RL के लिए जो फेजर डायग्राम था ये पूरा अपोजिट होता है, नीचे की तरफ होता है। लेकिन RC के केस में पूरा फेजर डायग्राम पलट जाता है, ऊपर पलट जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। नहीं तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला चीज़ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मेरे पास एक सिंगल फेज 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है। आगे बोलता है फुल लोड पे जो सेकेंडरी करंट है ये दिया हुआ है आपका 50 एम्पियर, ठीक है। फुल लोड पे दिया हुआ है 500 एम्पियर। आगे बोलता है द प्राइमरी करंट बीइंग 1/5 ऑफ द वैल्यू। और प्राइमरी की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी फुल लोड ही होगा कि लैंग्वेज पकड़िए, फुल लोड के साथ ही कंपेयर कर रहा है। तो कितना बोलता है, सेकेंडरी का कितना है 1/5 यानी 500 का 1/5 यानी कहने का मतलब कितना 100 एम्पियर। आगे बोलता है द ट्रांसफार्मर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर यहाँ पे गिवन है, R1 R2 X1 X2 दिया हुआ है। इफ द सेकेंडरी इज शॉर्ट सर्किटेड फाइंड द प्राइमरी वोल्टेज। देखिए सेकेंडरी क्या बोल रहा है, शॉर्टेड है, फाइंड द प्राइमरी वोल्टेज। यहाँ पे क्या बोल दिया, प्राइमरी का बताना है आपको, प्राइमरी वोल्टेज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट फुल लोड करंट। देखिए भाई जब भी कोई पूछे, मैं आपको बताया इधर प्राइमरी साइड में पूछा गया है आपसे, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड के सारे पैरामीटर क्या कर लेंगे, प्राइमरी साइड में लेकर के आ जाएंगे। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ, ओके। ये डाटा चाहिए हम लोग को, एक सर्किट बनाते हैं यहाँ पे। सब मिटा देता हूँ। I2 आपका 500 है और I1 आपका कितना है 100 एम्पियर फुल लोड पे। तो ओवरऑल देखिए, और यहाँ पे अगेन आपका कोर यानी RC और XM के बारे में नहीं दिया है तो उसको अवॉइड मारेंगे, ठीक है। उसको हमेशा नेग्लिजिबल मार के चलेंगे ज़्यादातर न्यूमेरिकल में, अगर नहीं दिया है तो। यहाँ पे ओवरऑल देखिए, ये हो गया मेरा R1, ये हो गया मेरा X1
और यहाँ पे हम लोगों ने x2 डैश ले आया है रिफर करके, यहाँ पे मेरा R2 डैश आ गया है, क्लियर हुआ। और आगे क्या बोल रहा है, किसको शॉर्ट किया है, इफ़ द सेकेंडरी इज शॉर्टेड, क्योंकि सेकेंडरी का सारा पैरामीटर हम लोग लेकर के आए यहाँ पे, तो वही सेकेंडरी मेरा शॉर्टेड हो गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इसको शॉर्ट कर देता हूँ यहीं पे, ऐसे इसको आपको ऐसे दिखाना चाहिए, ये मेरा प्राइमरी हो गया और ये मेरा एक तरीके से शॉर्टेड है, ठीक है। लेकिन इसको इजी रखने के लिए यहीं पे कर देते हैं, हाँ कि ये मेरा शॉर्टेड हो गया। तो ओवरऑल देखिए समझाता हूँ मैं आपको, पहले फील आ जाएगा क्या हो रहा है सर्किट के अंदर। इफ द सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड फाइंड द प्राइमरी वोल्टेज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द लोड करंट। देखिए भाई, जब आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ा होगा तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या था, देखिए एग्जांपल दे करके समझाता हूँ मैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक 12 वोल्ट का बैटरी है भाई, और यहाँ पे मान लेते हैं एक लोड लगा हुआ है कितना, 6 ओम का। तो इसके अंदर करंट कितना बहेगा, 2 एम्पियर, सही बात है। अब सेकंड केस में आपको बता रहा हूँ, मतलब जब लोड लगाया है, ठीक है, तब जाके आपका 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को अगेन यहाँ पे इस सर्किट के अंदर इस बार मैं लोड नहीं लगा रहा हूँ, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट कर दे रहा हूँ। टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो सीधी सी बात है, मेरा यहाँ पे क्या है कि फिर से मेरे को 2 एम्पियर ही करंट फ्लो करवाना है, ठीक है। फर्स्ट केस में जो आपने लोड लगा रखा था 6 ओम का, तो उस केस में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, बैटरी कितना था, 12 वोल्ट का लगा हुआ। अभी भी मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे शॉर्ट है, तो अभी भी चाहता हूँ कि 2 ही एम्पियर करंट फ्लो हो। तो भाई अब हम लोग यहाँ पे कभी भी 12 वोल्ट बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने 12 वोल्ट कनेक्ट कर दिया तो भाई आई जो आएगा यहाँ पे 12 डिवाइडेड जो वायर के चलते रेजिस्टेंस होगा बहुत छोटा होगा, 0.00001। तो करंट मेरा बहुत लार्ज होगा। मेरे को यहाँ पे कितना करंट फ्लो करवाना है, सिर्फ 2 एम्पियर, समझ गए। तो मेरे को ये शॉर्ट सर्किट के केस में सिर्फ अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो करवाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को यहाँ पे वोल्टेज को बहुत कम रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते मैंने यहाँ पे 0.2 वोल्ट दिया, तब जाके मान लेते हैं यहाँ पे मेरा 1 एम्पियर करंट मतलब 2 एम्पियर करंट फ्लो होने लग गया। तो यही चीज़ ट्रांसफार्मर में भी होता है कि जब आप फुल लोड करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था, रीज़न दिया था कि जैसे 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, तो भाई 100 kVA का जब आप लोड लगाएंगे सेकेंडरी पे, तभी जाकर के क्या होगा, आपका फुल लोड करंट फ्लो हो पाएगा। लेकिन जब आप टेस्ट कर रहे हैं, आपने ट्रांसफार्मर बनाया भाई, आपने प्लांट के अंदर टेस्ट करना चाहते हैं शॉर्ट सर्किट यानी कॉपर लॉस कितना आएगा फुल लोड पे, तो भाई इतना 100 kVA का लोड कहाँ से लेकर के आइएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, रेटेड करंट फ्लो करवाने के लिए शॉर्ट कर देते हैं, याद होगा आपको। और शॉर्ट जब कर देंगे तो सीधी सी बात है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी साइड में अब कभी भी रेटेड वोल्टेज अप्लाई नहीं करना मेरे को। रेटेड का कितना 10 से 12% ही अप्लाई करते हैं, वो उतना ही वोल्टेज पे क्या हो जाता है, आपका रेटेड करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो ओवरऑल यही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे बोल दिया कि हम लोग ने सेकेंडरी को शॉर्ट किया है, अब बोलता है फाइंड द प्राइमरी वोल्टेज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट फुल लोड करंट। ओके, फुल लोड करंट, फाइंड द प्राइमरी वोल्टेज रिक्वायर्ड सर्कुलेट द फुल लोड करंट, ठीक है। फुल लोड करंट फ्लो करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, आपको यहाँ पे बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का जो R1 है दिया हुआ, टोटल R इक्विवेलेंट की बात करें, ओवरऑल निकाल लेता हूँ। R इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड में क्या हो जाएगा, R1 का वैल्यू कितना है 0.6 प्लस R2 डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.03 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी से प्राइमरी में आया है तो कितना हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाई N2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे N1 N2 तो दिया नहीं भाई, लेकिन करंट दिया हुआ है आपका। देखिए हम लोग को पता है N1 डिवाइडेड बाई N2 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2, इसी को बोलते हैं E1 डिवाइडेड बाई E2, और ये होता है कितना I2 अपॉन I1, समझे, ध्यान समझिए। तो मेरे पास यहाँ से मैं ये उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं ये उठा लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया N1 डिवाइडेड बाई N2 इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाई I1, मतलब I2 डिवाइडेड बाई I1 क्या होगा, N1 डिवाइडेड बाई N2 के बराबर होगा। I2 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 500, I1 का दिया हुआ था 100, कितना हो जाएगा, कट करके ये हो जाएगा 5/1, समझे। यानी यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर होगा 5/1, ठीक है। यानी हो जाएगा 0.6 प्लस 0.03 इंटू 5/1 यानी 5 का 100 यानी 25 हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो R इक्विवेलेंट देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा भाई 1.35, ठीक है।
उसी तरीके से एक्स इक्वलेंट निकाल लेते हैं, प्राइमरी साइड का कितना हो जाएगा, x1 कितना है मेरा, x1 है 2 प्लस x2 कितना है 0.06 और यहाँ पे अगेन n2/n1 यानी 5 का स्क्वायर, 5/1 का स्क्वायर कर लेंगे तो और उसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3.5 ओम। कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग का क्या हो गया, सर्किट पूरा का पूरा मिनिमाइज हो चुका है। ओके, तो ओवरऑल यहाँ से हम लोग इन सभी चीज़ों को हटा करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस लगाएंगे। रेजिस्टेंस है मेरा 1.35 और ये है आपका 3.5 ओम। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें क्या बोला है, रेटेड करंट फ्लो करवाना, फाइंड द प्राइमरी वोल्टेज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द फुल लोड करंट। ठीक है, और क्योंकि हम लोगों ने प्राइमरी साइड में भेज दिया तो इधर का करंट कितना था, इसको हम लोग रेटेड करंट कितना बोल रहे थे, I1 कितना था आपका 100 एम्पियर, इसके अंदर 100 एम्पियर का करंट मेरे को फ्लो करवाना है। ठीक है, तो ओवरऑल इंपेडेंस पता चल गया पूरे सर्किट का, क्योंकि भाई ये तो शॉर्टेड है तो पूरा सर्किट इंपेडेंस क्या होगा, बस यही होगा, है ना। तो इंपेडेंस अगर निकाले यहाँ पे और यहाँ से मेरे को शॉर्ट सर्किट वोल्टेज दिखाना है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज का V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू जेड हो जाएगा। I का वैल्यू आपका दिया हुआ है 100, जेड अगर हम लोग निकाल ले तो क्या हो जाएगा, ये √1.35 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा, बता दे रहा हूँ कितना आ जाएगा आपका। देखिए इसका जब वैल्यू निकालिएगा भाई, आ जाएगा आपका जेड का वैल्यू आएगा 3.75 ओम। ओके, और यहाँ पे जब पुट कीजिएगा 3.75 ओम, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ओवरऑल आपका आ जाएगा ये कितना, 375 वोल्ट। समझ में आया, यानी 375 वोल्ट जब आप अप्लाई करेंगे प्राइमरी साइड में और जब मेरा सेकेंडरी शॉर्टेड रहेगा तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, रेटेड करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। और वैसे भी कॉमन सेंस लगाना है भाई। ठीक है, आपको मैंने समझाया है, कभी भी हम लोग जैसे यहाँ पे तो वोल्टेज का जिक्र किया नहीं है, लेकिन ओवरऑल समझिए कि जो इसका एक्चुअल वोल्टेज होगा, ठीक है, उससे आपको कम ही यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये सब जो है ना भाई, ये सब आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस है। ये सब 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने से आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको सब्जेक्टिव बुक से पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम्स दिया जाता है ना, एग्जाम्पल प्रॉब्लम, ठीक है, उनको लगाना पड़ेगा, तब जा करके आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आगे देखिए क्या बोलता है, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑन द शॉर्ट सर्किट। ठीक है, यहाँ पे पावर फैक्टर बताना भाई। ठीक है, यानी जब सेम केस है तो पावर फैक्टर यानी cos फाई इक्वल टू क्या होता है, R/Z होता है। R का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था अभी, R का वैल्यू कितना आया था आपका, और Z का वैल्यू निकाल लिया था हम लोगों ने। R का वैल्यू था आपका 1.35, ओके, ये था आपका 1.35 और Z का वैल्यू था 3.75। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से पावर फैक्टर आ जाएगा 0.36 लैगिंग। ठीक है, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 132 से आपका एक और क्वेश्चन लिंक है, 133 भी इसी से रिलेटेड है। देखिए सॉल्व करता है इसको। क्वेश्चन बोल रहा है भाई, द लो वोल्टेज वाइंडिंग, और यहाँ पे हम लोग इजी रखते हैं, इस तरीके का ले लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ 300 kVA। तो पावर तो आपका कांस्टेंट रहता है दोनों तरफ, इधर भी 300 kVA, इधर भी आपका 300 kVA। P2 कर लेते हैं, P1 कर लेते हैं। आगे बोलता है 11,000 वोल्ट को क्या कर रहा है, 2200 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है ना। द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ इतना, ओके, 50 और ट्रांसफॉर्मर हैज लो वोल्टेज वाइंडिंग की बात हो रही है। लो वोल्टेज वाइंडिंग का टर्न कितना दिया है, इधर लैंग्वेज पढ़िए, द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ 300 kVA 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर है जितना। लो वोल्टेज वाइंडिंग यानी इधर कितना वोल्ट है, 11,000 वोल्ट को क्या कर रहा है, 2200 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा भाई। ठीक है, तो वो लो वोल्टेज वाइंडिंग तो ही हुआ, क्योंकि इधर लो वोल्टेज यानी इधर क्या होगा, N2 की बात हो रही है। N2 कितना दिया आपका, 190 टर्न दिया हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एट द रेजिस्टेंस ऑफ, यानी इधर का R2 की बात हो रही है 0.06, क्योंकि आगे में लो वोल्टेज लग गया, इसका मतलब सेकेंडरी लो वोल्टेज है, तो सेकेंडरी का ही रेजिस्टेंस हो रहा है। द हाई वोल्टेज साइड हैज़, यानी इधर, ठीक है, इधर मेरा N1 दिया हुआ है कितना, 910 टर्न। आगे बोलता है एंड रेजिस्टेंस, यानी इधर मेरा R1 का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 ओम। आगे बोलता है व्हेन लो वोल्टेज वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, यानी सेकेंडरी को मेरे को शॉर्ट कर देना है यहाँ पे, क्योंकि सेकेंडरी मेरा लो वोल्टेज है। द फुल लोड करंट इज, आगे पढ़ते हैं,
ओके, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द फुल लोड करंट इज ऑब्टेन्ड विथ, यानी अभी जैसे आपने देखा भाई कि अगर आप फुल लोड लगाते हैं, देखिए ऐसे था ना, समझिए इधर अगर मैं 11,000 वोल्ट देता, हाँ, और यहाँ पे जब मैं 300 kVA का यानी फुल लोड एक तरीके से कनेक्ट करता, तब जाके क्या होता, इधर मेरा रेटेड करंट फ्लो होता है, फिर कहीं इधर मेरा रेटेड करंट फ्लो होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो शॉर्ट किया है तो सीधी सी बात है, शॉर्ट सर्किट में अब क्या बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 550 वोल्ट ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 550 वोल्ट ही अप्लाई कर रहे हैं, और इसमें क्या हो जा रहा है कि मेरा रेटेड करंट फ्लो हो जा रहा है। समझ में आया? किधर अप्लाई कर रहा है 550, हाई वोल्टेज साइड, क्योंकि लो वोल्टेज शॉर्ट कर दिया, बुक में क्वेश्चन में बोल दिया है लो वोल्टेज साइड मेरा शॉर्ट है, तो 550 वोल्ट किधर अप्लाई करेंगे, इधर अप्लाई करेंगे, यानी एचवी साइड अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू द हाई वोल्टेज साइड। ओके, तो इस क्वेश्चन में भाई एक्चुअल में तो कोई जान नहीं है, इधर का पूरा क्या कर दीजिए, प्राइमरी साइड में भेज दीजिए। ओके, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू द, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सीधे सीधे लगा देंगे, इतना सारा जो डाटा दिया हुआ है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस पूछा है। ओके, किस साइड भेजना है पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू द हाई वोल्टेज साइड, यानी प्राइमरी में लेकर के इनको भेजना है, ठीक है। तो ओवरऑल आर इक्वलेंट जो प्राइमरी साइड होगा ये R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 डैश, क्योंकि R2 को उठा के ला रहा है। R1 कितना है मेरा, R1 यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 प्लस R2 कितना है 0.06 इंटू टर्न रेशियो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी से प्राइमरी में आ रही, यानी जहाँ पहुँचते हैं यानी N1 के पास पहुँच रहे हैं, ठीक है, N1 डिवाइडेड बाई N2 हो जाएगा, ठीक है, और N2 डिवाइडेड बाई यानी V1/V2 हो जाएगा, यानी इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ओवरऑल ये मेरा हाई वोल्टेज ऊपर में यानी 11,000 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2200 कर देंगे। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा रेफर टू द प्राइमरी साइड, ये आ जाएगा भाई आपका 2.98 ओम। ओके, 2.98 ओम। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था। अब आता है इसका जो एक्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए क्या बोल रहा है भाई, in the above question what is the equivalent leakage reactance refer to the high voltage side। ठीक है, यहाँ पे reactance के बारे में पूछा गया है। ओके, assume full load efficiency of, ठीक है, efficiency आपका दिया हुआ है, समझिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, above question मतलब सारा सिनेरियो सेम रहेगा, ठीक है। सेकेंडरी मेरा शॉर्टेड है, प्राइमरी साइड में मैंने कितना 550 वोल्ट एक तरीके से अप्लाई किया है, और मेरा इधर का जो रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट कितना आया, ये आया था कितना भाई, ये आया था 2.98 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस मेरे को पता है 2.98 ओम। अगर मेरे को इम्पिडेंस पता चल जाए, ठीक है, प्राइमरी साइड का टोटल इम्पिडेंस अगर पता चल जाए, ठीक है, तो इम्पिडेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो हम लोग रिएक्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि इम्पिडेंस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, या फिर इम्पिडेंस इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर आर इक्विवेलेंट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इक्विवेलेंट। ये पता चल जाए तो ये पता है मेरे पास, तो ये भी आपका निकल जाएगा। तो ओवरऑल इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी देखिए प्राइमरी साइड में मेरे को वोल्टेज पता है 550 वोल्ट निकला हुआ है, तो इम्पिडेंस जेड इक्वल टू क्या होता है V/I होता है, समझ में आया। तो ओवरऑल ये जो वोल्टेज आपका दिया हुआ 550, मेरे को बस यहाँ पे करंट चाहिए, समझे, करंट चाहिए, और करंट भी कौन सा, फुल लोड करंट चाहिए, किसका, प्राइमरी साइड का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे मेंशन किया गया